टाइम हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स देखे थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो करैक्टरिस्टिक्स देखे थे वो ये आपकी स्क्रीन पर शो है। ये हम लास्ट टाइम इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब हमने जो नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है वो है 3 टाइप ऑफ एक्सेस। 3 टाइप ऑफ एक्सेस कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो एक्सेस है वो है, एक्सेस का मतलब ये है कि डाटा को फेच करना। सारा आपको पता ये भी है कि हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह एक ही जगह पर बैठकर किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है सबको? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की मैंने बहुत सी एग्जांपल्स बताई थी कि वो ही सारा रिलेट है। अब हम जो 3 टाइप ऑफ एक्सेस पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले ये बात तो आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ये 3 टाइप ऑफ एक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली लोकल एक्सेस, सेकंड रिमोट एक्सेस, थर्ड ग्लोबल एक्सेस। वन बाय वन इसकी डिटेल में मेंशन आउट कर रहा हूं। लोकल एक्सेस, अब यहां पर आपका एक माइंडसेट करने लगा हूं कि ये आम यूजर नहीं होंगे जो इस डाटा की एक्सेस करेंगे, वो होंगे डेटाबेस यूजर। इन तीनों की फॉर्म में कौन से यूजर होंगे? डेटाबेस यूजर। अब वो डेटाबेस यूजर में अगर लोकल एक्सेस है तो लोकल एक्सेस में हम बात करते हैं कि अगर हम किसी सेम प्लेस पर बैठे हों, काम कर रहे हों, या हमें कोई एक रेंज बता दी जाए जितनी रेंज में डाटा को एक्सेस कर सकें, तो उसको बोलते हैं लोकल एक्सेस। माइट बी इन वन कंप्यूटर, बेस्ड ऑन वन कंप्यूटर। इसकी ये शर्त है कि आप एक प्लेस पर बैठे हैं, सेम प्लेस पर, कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट है, या आपको एक रेंज बता दी जाती है, इस रेंज के अंदर अंदर आप डाटा फेच कर सकते हैं फलां सर्वर से, तो उस टाइप की जितनी भी कन्वर्सेशन होगी, ट्रांसमिट द डाटा होगा, वो लोकल एक्सेस कहलाया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लें रिमोट एक्सेस की। रिमोट एक्सेस एक ऐसी टाइप ऑफ एक्सेस है जिसमें डाटा को जो फेच करना है, एक बैठा है एक जगह पर फिजिकली और एक बैठा है दूसरी कहीं प्लेस पर, वो सेम प्लेस नहीं है, रेंज भी काफी है, सिटी डिफरेंट कर लो। अगर उस सेंस में आपके कंप्यूटर्स आपस में, आपकी साइट, कंप्यूटर नहीं आपकी साइट, बेसिकली साइट कंप्यूटर्स ही होते हैं, और वो आपस में कनेक्ट करें तो आप उसको रिमोट एक्सेस कहते हैं। लोकल एक्सेस means to use in a same place by access to a range to fetch the data from on same place। अगर आप उसी जगह में डाटा को फेच कर रहे हैं और या तो आपको कोई रेंज बता दी है, थोड़ी सी रेंज ही होती है, इतनी ज्यादा रेंज नहीं बताई जाती, तो वो लोकल एक्सेस है। अगर आपके साइट डिफरेंट प्लेसेस पर पड़े हैं, एक पड़ा है एक प्लेस पर फिजिकली और दूसरा आप दूसरी एक्सेस, दूसरी जगह, दूसरी साइड से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस किस्म की जो एक्सेस है उसको कहते हैं रिमोट एक्सेस। ये भी है ऑन मेन वन कंप्यूटर। ग्लोबल एक्सेस, थर्ड वन ग्लोबल एक्सेस। किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए जब ग्लोबल का वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब है आप कहीं से भी डाटा फेच कर सकते हैं, एनीवेयर। और आपका जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो आपकी हर एक साइड से डाटा कलेक्ट किया जाता है। बात को यहां पर गौर कीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि किसी भी जगह से, एक तो रिमोट भी मैंने कहा कि एक सिटी दूसरी सिटी से आपस में कनेक्टिंग हो और डाटा फेच कर रहे हैं। ग्लोबल का थोड़ा सा सुनिएगा, किसी भी जगह विद इन सिटी, विद इन कंट्री, आप आउटसाइड ऑफ कंट्री भी डाटा फेच कर सकते हैं, विद इन सिटी भी डाटा फेच करते हैं, लेकिन आप जहां पर आपकी फिंगर यूज होगी आप वहां से उस कंप्यूटर से डाटा फेच कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं है कि फलां के सिस्टम में फलां साइड में डाटा है और फलां साइड में डाटा नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल का मतलब यही है कि 5 कंप्यूटर हैं, 5 साइट है, तो पांचों के पास फुल डाटा मौजूद है।
तो हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी साइट से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी जगह से, उसको कहते हैं ग्लोबल एक्सेस। यहां पर जो वर्ड यूज किया मैंने, लोकल एक्सेस में यूज किया वन कंप्यूटर, मैंने रिमोट एक्सेस में यूज किया रिमोट वन कंप्यूटर, लेकिन ग्लोबल एक्सेस में यूज करूंगा मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, और उस तमाम मल्टीपल कंप्यूटर में डाटा मौजूद होगा जिसको हम फेच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, खूबसूरती तो तभी होगी ना एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो ग्लोबल एक्सेस हो। खूबसूरती तो हम, ब्यूटी तो हम इस फॉर्म में एक्सेस पॉइंट, डाटा की एक्सेस पॉइंट तो हम इस फॉर्म में उसको ब्यूटी फॉर्म करेंगे कि डाटा जो है एक्सेस करें हम एक जगह से, अपने ऐसा लगे कि हम एक ही जगह से डाटा एक्सेस करें, ये ना लगे कि मैं फलां कंप्यूटर से डाटा फेच कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर जो होता है उसको नहीं पता होता है कि डाटा कहाँ से फेच हो रहा है। ये सिर्फ डाटाबेस यूजर को पता होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें हमें ये डेफिनेशन में जरूर पता है कि हर एक सिस्टम में, हर एक साइट में डाटा फुल पड़ा है, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं डाटा, फलां कंप्यूटर से फलां कंप्यूटर, ये डाटाबेस यूजर को पता है, लेकिन आम यूजर को नहीं इस बारे में पता कि डाटा कहाँ से फेच। मजा तो तब भी है कि आपके डाटा चाहे एक्सेस लोकल हो, रिमोट हो, ग्लोबल हो, डाटा आपका किसी भी साइट से एक्सेस किया जा सके, एक जगह से ऐसा है वो ऐसा लगे कि आपके कंप्यूटर से ही डाटा लिया जा रहा है। तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेयर टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट। वो कौन सा इन्वायरमेंट है जहां पर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। वो इन्वायरमेंट कैंडिडेट की एप्लीकेशन जिस फॉर्म में भी हो, इससे पहले एक, जब आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बात को गौर से सुनिएगा, आप किसी भी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो तब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है, पहले तो आप ये चेकआउट करें कि आपने कौन सा ऑप्शन यूज करना है। ये मैं जब डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था तभी भी मैंने आपको मेंशन किया था कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे या इसको कहेंगे कि हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे टास्क के लिए बेस्ट है, अगर वहां पर आपकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी या आपका रिजल्ट आउटकम डिफरेंट आ गया, तो जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि बैक जाने की ऑप्शन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था। यहाँ पर भी यही है कि जब डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, जब प्लेटफॉर्म हो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें बेस्ट ऑप्शन को यूज करना चाहिए, चूज करना चाहिए, और ये बेस्ट ऑप्शन या सिलेक्शन तभी हो सकती है जब आपका एक्सपीरियंस हो। ये है जब आप इसको यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को सिस्टम को यूज करते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पर ये कैंडिडेट एप्लीकेशन की मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम का प्लेटफॉर्म अगर यूज करते हैं, तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसकी बेस्ट ऑप्शन या सिलेक्शन करें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। सेकंड पर है, इसकी कुछ रीजंस हैं जो इस एप्लीकेशन को बनाती हैं, कि जिसमें हम एप्लीकेशन की कुछ रीजन बयान करते हैं कि वो कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन कंसेप्ट को यूज कर रहा होता है। अच्छा, उसमें पहला आपके पास पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो रीजन है लार्ज नंबर ऑफ यूजर, या अगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर उसका इन्वायरमेंट इस्तेमाल करने हैं तो ये मस्ट 2 रीजन होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ यूजर, और ये यूजर कौन से हैं, एक्सेस में भी बताया था कि ये डेटाबेस यूजर है।
सेकेंड वन कि जो उसका ऑपरेशन है वो जियोग्राफिकल एरिया पर फैला हुआ होना चाहिए। तभी हम हर जगह से, तभी हमारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड भी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी ना। शेयर्ड एप्लीकेशन, आपने अगर डेफिनेशन रीड आउट की हो तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट है, शेयर एप्लीकेशन। वो जियोग्राफिकल एरिया होना बहुत जरूरी है। ये दो ऑप्शन अगर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम वहां पर अप्लाई हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसकी कुछ, अब मैंने आपको बताया कि वेयर टू अप्लाई, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एप्लीकेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब उस एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। पहली एग्जांपल है बैंकिंग की। आज हर एक का बैंक अकाउंट है और हर एक की जेब, उसकी पॉकेट में एटीएम कार्ड है। बैंकिंग सिस्टम में जब आप किसी एक जगह पर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो अकाउंट की ट्रांजैक्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं। बात को गौर से सुनिएगा। एक जगह किसी एक ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन किया, अब उस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन करने के बाद लेकिन आप उसकी ट्रांजैक्शन कोई भी सिटी से, किसी भी ब्रांच से इजीली कर रहे हैं। तो जब अपना कार्ड आप एटीएम में एंटर करते हैं किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे सिटी में, तो आप उनका अकाउंट से जो भी आपका डाटा होता है वो आपके उस, जहां पर आप एटीएम का कार्ड इस्तेमाल करें तो वहां पर डाटा सारा वो रीड आउट कर लेता है। उसके मुताबिक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपकी ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। जो आप करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। एक तो ये आपकी बैंकिंग की एग्जांपल होगी, एटीएम की। अच्छा, मैं अगर बात करूं अपने ही सिटी की और इसी सिटी के किसी ब्रांच की एक्सेस लूं, एक ब्रांच मेरी एक एरिया में, एक सिटी की बात कर रहा हूँ, और एक ब्रांच मेरी दूसरी सिटी, दूसरी किसी एरिया की है, उसी सिटी की किसी दूसरे एरिया की, सेम बैंक्स लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पर हैं एक ही सिटी में। अगर ऐसे सिचुएशन हो तो ये एक्सेस कौन सी होगी? इस एक्सेस को बोलेंगे लोकल एक्सेस। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सिटी से दूसरी सिटी का एक्सेस, तो वो होगा रिमोट एक्सेस। क्लियर हो रही है एग्जांपल से बातें? बताने का मकसद भी यही है कि अगर आप एक ही सिटी में हैं और एक ही सिटी के बैंक्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट बैंक्स एक ही सिटी में, तो वो लोकल एक्सेस है। लेकिन अगर आप डिफरेंट सिटी यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात डिफरेंट बैंक की ब्रांच होंगी, वहां पर जो एक्सेस होगी वो होगी रिमोट एक्सेस की। अगर सेकंड जो एग्जांपल है एयर टिकटिंग की, आप ऑनलाइन एयर टिकट करते हैं, बुकिंग करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तो वो भी आपकी इस एप्लीकेशन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आप विद इन सिटीज, डिफरेंट सिटीज से आप बुकिंग करवाते हैं या आप डिफरेंट कंट्रीज से बुकिंग करवाते हैं, तो मेन सेम बैंकिंग ऑप्शन इस एयर टिकटिंग में भी आती है। और इस फॉर्म में भी आती है तीसरी जो एग्जांपल है, बिजनेस एट मल्टीपल लोकेशन। अगर वही बैंक का क्राइटेरिया अगर मैं बिजनेस की तरह मोल्ड कर दूं तो बात तो वही हो रही है। अगर बिजनेस की जो मल्टीपल लोकेशन है एक ही सिटी में डिफरेंट है तो वो लोकल एक्सेस है। अगर वो डिफरेंट सिटी में उनके बैंक, उनके बिजनेस चल रहे हैं तो वो है आपके रिमोट एक्सेस। अब नेक्स्ट आपके स्लाइड में आपको 3 टाइप ऑफ एक्सेस बताया, फिर उसके बाद कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट यूज होता है वो बताया, फिर उसकी कुछ एप्लीकेशन की एग्जांपल्स कोड की। आपके ऊपर है कि आप उसकी कितनी और एग्जांपल कोड करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है, इससे बताने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को बताने से पहले मैं पहले डिफरेंशिएट करूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस सेंट्रलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड,
अगर हम एक सिटी में सेंट्रलाइज डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंट्रलाइज के डेटाबेस का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कहीं एक आपने मेजर पार्ट रख दिया, बाकी उससे वो तमाम ब्रांचेस जो हैं वहां से डाटा अपना एक्सेस करें। एक ब्रांच से वो मिड में एज ए सर्वर के तौर पर सेंट्रलाइज कर दिया जाए और बाकी उसको एक्सेस करने की इजाजत दें। और इस वजह से क्या नुकसान होते हैं वो भी वन बाय वन आगे डिस्कस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज की, सेंट्रलाइज जो होता है वो रिमोट एक्सेस कंट्रोल होता है, एक बात। दूसरा, अगर हम किसी एक सिटी में सेंट्रलाइज डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी के तमाम एरियाज क्या करेंगे, वो ये करेंगे अपने डाटा को फाइंड करने के लिए सेंट्रलाइज जहां पर हमने एक सिस्टम बनाया है वहां आके दरवाजा नॉक करेंगे, यानी कि उस पर अपना डाटा लेना होगा तो हर कोई सेंट्रलाइज जो होगा प्लेस उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इससे नुकसान क्या होगा? इससे ये नुकसान हो गया, एक तो डिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया, उसकी प्रॉब्लम। अगर मैं सेंट्रलाइज डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें डिस्टेंस प्रॉब्लम आएगी, और ये भी हो सकता है आपके अलावा बाकी सिटीज भी ऑन टाइम वहां पर डाटा एक्सेस करने आ जाए तो रश हो गया, उस बेस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बात फॉलो कर ली जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये नुकसान आता है, 90% यूजर जो है वो लोकली एक्सेस करता है। ये राइट है कि 90% जो है यूजर जो है वो लोकली एक्सेस अपने डाटा को करता है। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करूं, इसके बरक्स, तो हम लोकल साइट से एक्सेस कर सकते हैं और दूसरी साइट से भी कर सकते हैं। यही तो बात है डिस्ट्रीब्यूटेड की। हम एक जगह से भी अपने ही लोकल साइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे जो सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो तो आएंगी नहीं। ये था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सेंट्रलाइज डेटाबेस की कंपैरिजन। अब आ जाए जो आपकी स्क्रीन पर आपके स्लाइड में मौजूद है, वो ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है। अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का भी बता दिया, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का भी बता दिया, अब डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का भी बताने लगा हूं। ये सारे एक के कॉम्बिनेशन, अगर इनकी समझ लग गई तो आपको सब्जेक्ट की ना हो गई। आप उसको किसी तरीके से भी मोल्ड करके आप उसमें डाटा लिख सकते हैं इजीली। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, DBMS, अगर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के मैनेजमेंट की इजाजत देती है उसको, तो वो उसको ये चीज जरूर मेंशन की जाती है कि उसका जो डाटा है यूजर से ट्रांसपेरेंट रखा जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये चीज बहुत एक्सेस करती है और बहुत पॉइंट करती है, इसका बहुत रोल है। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल तो ये है कि वो शेयर्ड हो इसका डाटा, और डिफरेंट सिटीज से भी एक्सेस कर सकते हो, हर एक कंप्यूटर में डाटा पड़ा हो। इससे डिस्टेंस की भी प्रॉब्लम नहीं आती, और सेकेंड इसमें आपके पास रश की भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और ये बेसिकली आपके अगर माइंड में सेट कर दें कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बेसिकली होता यही है कि आप लोकली डाटा को एक्सेस करें, अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डेटाबेस ऑन नॉन नेटवर्क कंप्यूटर। नेटवर्क कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है ये, एक बात।
दूसरी बात इसमें जो इसका मतलब ये है कि नॉट कनेक्टेड, नॉट लिंक्ड विद नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात कर रहा हूं। इसकी जो शेयरिंग है वो पॉसिबल है लोकली। लोकली अगर आप डेटाबेस की एक्सेस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो आती है इस डिसेंट्रलाइज के क्राइटेरिया में। उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो स्लाइड है जिसमें हमने नेक्स्ट स्लाइड में जाना, वो है आते हैं रिजेंबलिंग सेटअप्स में। अब इस रिजेंबलिंग सेटअप्स में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पॉइंट आउट करते हैं, उसमें चेकआउट करते हैं, तो उसमें यही है पॉइंट कि आपके पास जो कौन से ऐसे सेटअप्स हैं जिसको हम रिजेंबल्स कर सकते हैं, और उस रिजेंबल्स के तौर पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूटेड का क्राइटेरिया को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स, अगर हम देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल्स के क्राइटेरिया को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल्स के क्राइटेरिया की अगर मैं यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ फाइल्स स्टोर्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, जरा गौर कीजिएगा इन वर्ड्स को। एक तो कहा जा रहा है कि कलेक्शंस ऑफ फाइल्स, और वो स्टोर की जा रही हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पर। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को हमेशा ज़हन पर रखिएगा, उसकी डेफिनेशन जब भी आपने कोई पॉइंट क्लियर करना है तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की डेफिनेशन को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, और उसको कंपेयर कीजिएगा सबके साथ कि आपको इस यहाँ पर किसके टास्क के किसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स की बात हो रही है कि आपका जो कलेक्शंस ऑफ फाइल्स हैं स्टोर्ड डिफरेंट कंप्यूटर्स पर है, ऑफ अ नेटवर्क को यूज करके उनकी जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर पड़ी हैं। तो साथ में मैंने ये जरूर मेंशन किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है। क्यों? उसकी आपको भी यही रीजन पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक चीज जरूर मेंशन थी कि शेयर द डाटा विद ईच अदर। यहाँ पर शेयर द डाटा विद ईच अदर नहीं है, और डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं स्टोर्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स पर डाटा स्टोर है, किसी पर कुछ है, किसी पर कुछ है, किसी पर कुछ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में इस बात की इंश्योर होना चाहिए उसको कि डेटाबेस को अगर किसी भी डिवाइस पे रखा जाता है लेकिन उसकी एक्सेस कहीं से भी की जाए, ये मकसद नहीं है कि उसका डाटा कहीं भी पड़ा हो, लेकिन उसकी एक्सेस जो है कहीं से भी की जा सकती है, यानी कि ऑन एवरी कंप्यूटर पर उसका डाटा मौजूद हो। एक बात ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल के साथ। इसी तरह जैसे आप अपने ही कंप्यूटर से डाटा फैच कर रहे हो, आपको यूजर को यही लग रहा होता है कि वो अपने ही कंप्यूटर से डाटा फैच कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता इसके पीछे काम क्या हो रहा होता है, कहां से डाटा आया। तो ब्यूटी भी यही है कि डाटा उसी के कंप्यूटर से ऐसे लगे कि उसी के कंप्यूटर से फेच किया गया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बैंकिंग एनवायरनमेंट की, एटीएम की, वो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठती है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल्स नहीं फॉल करती। क्या हम कहीं से भी लोकली या रिमोट या ग्लोबली कहीं से भी डाटा को फेच कर सकते हैं? यही तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अभी रिजेंबलिंग सेटअप्स के कुछ पॉइंट क्लियर रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगा।